गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं टैक्सेशन जीएसटी। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, पेमेंट ऑफ टैक्स। चैप्टर नंबर देख के बताओ, शायद 13 है। 13 है। अपन ने जीएसटी में क्या क्या पढ़ लिया, क्योंकि 4 एक दिन हो गए तो एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। हम कौन सी स्टेज में हैं, तभी हम रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर को बाकी के चैप्टर्स से। तो सबसे पहले हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसमें अक्सर ये समझाया गया कि जीएसटी से पहले जो टैक्सेस थे उनमें क्या कमियां थी और उन कमियों को जीएसटी ने कैसे पूरा किया। पूरा जो चैप्टर था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक वरदान है। हमें इनपुट मिलता है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। पिछले के टैक्सेस में इनपुट ईजिली नहीं मिलता था, अब जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स हो गया तो हर चीज़ का इनपुट मिलने लग गया। फिर सर अब क्योंकि टैक्स का बर्डन कम हो गया तो सरकार को तो नुकसान होने लग गया होगा, तो सरकार ने उसका स्कोप क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 7, जिसमें हमने पढ़ा सप्लाई, कि सप्लाई किसको बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन 7 के बाद आया सेक्शन 8, टाइप ऑफ सप्लाई, जिसमें 2 स्पेशल कैटेगरी सप्लाई थी, मिक्स्ड और कंपोजिट। बंडल ऑफ सर्विस, बंडल ऑफ गुड्स एक साथ नेचुरली बंडल्ड हो और एक प्रिंसिपल हो तो कंपोजिट, नहीं तो मिक्स्ड। कंपोजिट में प्रिंसिपल आइटम की रेट सबके ऊपर, मिक्स्ड में हाईएस्ट रेट सबके ऊपर। फिर आया सेक्शन 9, चार्जिंग सेक्शन, के हर सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी लगेगा। हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, एसजीएसटी एक्ट अलग अलग है लेकिन मिरर इमेज है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। आईजीएसटी भी वैसा का वैसा ही है लेकिन सिर्फ सेक्शन के नंबर अलग अलग है। ठीक है, सेक्शन 9 में हमने पढ़ा कि सबके ऊपर जीएसटी लगेगा। 9(2) में ये पढ़ा पेट्रोल डीजल पे जब से बोलेंगे तब से लगेगा। 9(3) में आरसीएम था। 9(4) में स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन पे, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज पे आरसीएम लगता है। ठीक है, अभी सारी चीज़ें रिवाइज करने का टाइम नहीं है। 9(5) में इक्वल और टैक्सेबल पर्सन माना है स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए। 10 कंपोजिशन के लिए इनपुट आउटपुट खेलने की जरूरत नहीं है, जो भी टर्नओवर हो उसका 1%। 11 एग्जेम्पशन वाला है, अभी अपना चैप्टर बाकी है। ये एग्जेम्पशन 2 चीज़ों पे आएगी, गुड्स पे और सर्विस पे। गुड्स आपके सिलेबस में नहीं है और सर्विस आपके सिलेबस में है। बहुत बड़ा चैप्टर है, ध्यान से डिटेल में आखिरी में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें सारी चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें होती है तो ताज़ा ताज़ा रह जाता है। एग्जेम्पशन के बाद 11 हो गया, फिर आता है 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 13, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 14, आपके सिलेबस में नहीं है। 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें बेस वैल्यू होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, 16 आईटीसी, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 2 में ए बी सी डी 4, 4 में भी 2 अमेंडमेंट। ठीक है ना, डबल ए और बी ए, याद आ रहा है आप लोगों को। 17 अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, ये 1 2 3 4 जितना बोल रहा हूँ उतना तो याद है ना। हाँ, पूरा याद है। यशपाल, जितना बोल रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये नाम वाम तो सुन रखे ना, सुन लो। 17 18 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप लायबल नहीं थे, अब लायबल हो गए, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। कंपोजिशन से रेगुलर, एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल, तो आपके पास जो स्टॉक है उसका इनपुट आपको मिल जाता है। ठीक है, 18 के बाद आपका 19 20 21 नहीं है सिलेबस में। ठीक है, 22 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन 22 से स्टार्ट होकर 30 तक जाता है। तो 22 लायबल और रजिस्ट्रेशन, 23 नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, 26 डील रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट था उसमें, 27 सीटीपी एनआरटीपी, 3 चीज़ थी उसमें। प्राय 5 दिन पहले 90 डेज के लिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए। 28 अमेंडमेंट ऑफ फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें भी 8 चीज़ें थी, है ना। वो अभी रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं हो। ठीक है, और कोर और नॉन कोर है। नॉन कोर अपने आप हो जाएगा, कोर में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। 29 कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंप्लीट हुआ रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। इसके बाद अब सेक्शन नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कहाँ स्पेसिफाई होंगे, रूल्स में। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिया हमने पढ़ लिया टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइस, ई वे बिल।
टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइस अलग है, ई वे बिल अलग है। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया रिटर्न्स वाला चैप्टर। अब आपका सिर्फ एक चैप्टर रह गया ओल्ड सिलेबस में से, वो है पेमेंट ऑफ टैक्स। ये मुझसे स्किप हो गया, आई एम सॉरी। रिटर्न से पहले पेमेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए था, लेकिन कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इंट्रो हर चीज़ का ले रखा है। ठीक है, आप यूँ समझ लो कि जब हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 ये रेगुलर का मैकेनिज्म होता है। 1 में आउटवर्ड, 2 में इनवर्ड ऑटोमेटिक शो हो जाता है, 3 में हम इनवर्ड आउटवर्ड को वेरीफाई कर देते हैं और इनवर्ड को क्लेम कर देते हैं। इनपुट आउटपुट की लायबिलिटी जो भी बनती है उसको सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ करने से पहले हमें टैक्स, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा कम है तो हमें और चालान के थ्रू पैसा जमा कराना पड़ेगा, फिर सेट ऑफ करेंगे और फिर हम रिटर्न फाइल करेंगे। तो आप यूँ समझ लो कि हम कौन सी स्टेज में हैं कि हमने पूरा GST यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमें समझ में आ गया कि इसके सर हमें रिटर्न्स फाइल करना है और रिटर्न्स फाइल करते समय हमें पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टैक्स का पेमेंट हमें करना पड़ेगा वो अब हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 49। सेक्शन 49 कहीं पढ़ा हुआ है, कुछ याद आता है क्या आपको? कोई नंबर याद है सेक्शन 49 में? हमने बैकवर्ड अप्रोच और फॉरवर्ड अप्रोच में जो सीक्वेंसिंग पढ़ी है ना ITC वाले चैप्टर में, तो उस टाइम पे आपको यूँ समझाया था कि 49(5) अभी पढ़ रहे हैं, 49 पूरा बड़ा वाला चैप्टर अपन पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ेंगे। तो पहले 49(5) से ही अपन रिवाइज करते हैं। उसमें अपन ने ITC को यूटिलाइजेशन का मैनर सीख रखा है कि सबसे पहले IGST झोला लेके निकलेगा, IGST, फिर CGST और SGST को जैसे चाहे इन्फिनिटी का साइन बनाया था, फिर CGST वाला पहले CGST और फिर IGST, फिर SGST वाला पहले SGST और IGST, ये सीख लिया था अपन। ये 49(5) है। ठीक है, अभी अपन 49 शुरू से पढ़ेंगे डिटेल में। ये सेक्शन मेन है इस चैप्टर का। इस सेक्शन के बाद बस छोटी मोटी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन रह जाती है। तो पहला कहता है एवरी डिपॉजिट मेड, अब ये जो 1 वाला है ये है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए। ये कहता है एवरी डिपॉजिट मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर। अब यार इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले 2 कंपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे, जो टर्म अब हम बार बार यूज करेंगे, नोट्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ होगा। पहला तो होगा टैक्स ड्यूज, जो इसको डिनोट करता है 1। सेकेंड होगा आपका अदर ड्यूज, जो इस पार्ट को बिलोंग करता है। सर टैक्स ड्यूज में क्या आएगा? 4 कंपोनेंट टैक्स ड्यूज में आएंगे आपके, IGST, CGST, SGST और सेस। UTGST नहीं, सेस, क्योंकि SGST और UTGST इज वन एंड द सेम थिंग। अब आप इसमें 3 को तो जानते ही हो, IGST, CGST, SGST क्या होता है आप समझते ही हो। सर सेस क्या होता है? सेस किसी पर्टिकुलर गुड्स पे लगता है, हर चीज़ों पे नहीं लगता। सेस होता है कंपनसेशन टू स्टेट्स टैक्स। कंपनसेशन टू स्टेट्स टैक्स का एक अलग से एक्ट बना रखा है। आपको अभी अपन CGST, SGST, IGST समझ रहे हैं, ये कंपनसेशन टू स्टेट का एक एक्ट है। ये किस लिए बनाया गया? क्योंकि जब वन नेशन वन टैक्स आया था तो बहुत सारी जो स्टेट्स थी जो ऑलरेडी पुराने मैकेनिज्म से गवर्न हो रही थी, तो आप समझो कि आज मेरी पूरी जो इनकम है वो टीचिंग से आती है, आप लोगों को पढ़ा के आती है। आप लोगों को पढ़ा के मेरे पास जो फीस आती है, तो जितनी फीस आती है, जितना मेरे पास रेवेन्यू कलेक्ट होता है, मेरी लाइफस्टाइल भी अब वैसी ही है, मेरे सारे खर्चे भी उसी हिसाब से डले हुए हैं। मीन्स अगर आप यूँ समझ लो कि मेरे पास जो पैसा आता है तो मुझे पता है कि किस टाइम पे पैसा आता है और किस टाइम पे कौन सी इंस्टॉलमेंट, कौन सा खर्चा कब मुझे पे करना है। अब अचानक से मेरा पूरा रेवेन्यू सिस्टम ही बदल जाए, मीन्स अब वो कह रहे हैं कि अब आपको पढ़ाने से नहीं आएगा, अब आपके पास सिर्फ सैलरी आएगी और वो 1 टाइम पैसा आएगा। तो 1 टाइम पैसा आएगा तो मुझे अब मेरे खर्चे भी उसी तरीके से क्या करने पड़ेंगे? रीड्राफ्ट करने पड़ेंगे। अब रीड्राफ्ट करने में मुझे पता पड़ रहा है कि जो मैं पहले कमाता था वो 10 लाख था और अब जो कमाऊंगा वो मात्र 4 लाख रुपए है, तो मैं नए वाले रेवेन्यू सिस्टम को एक्सेप्ट ही क्यों करूँ? तो सेम केस हुआ कि सर पहले हम वैट भी कलेक्ट करते हैं, सेल्स टैक्स भी कलेक्ट करते हैं और दुनिया भर के छोटे मोटे अलग अलग टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, ये सब कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास मोटा सारा पैसा आता है। अब आप सबको हटा के GST ले लोगे तो हमने GST का कैलकुलेशन खाका बिठाया, अब उसमें से हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा, तो हमें तो नहीं लाना हमारे स्टेट में GST, और सरकार को पूरे देश में एक GST लाना ही था। तो ये जो आनाकानी करी उन्होंने, जो नानुकुर हुआ, जो मीन्स जो
प्रोटेस्ट हुआ, ये सारी स्टेट्स की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि हर स्टेट का रेवेन्यू इतना भी नहीं था और कम था, जीएसटी के आने से जैसे बढ़ा भी सही। तो ये उन स्टेट्स ने नाटक किए कि जिनका रेवेन्यू पहले ज़्यादा था और जीएसटी के बाद क्या हो गया, कम हो गया। तो इन स्टेट्स को मनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आपका जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है उसको हम अलग से कंपनसेट करेंगे। जो रेगुलर मैकेनिज्म से आपको जो पैसा मिलेगा वो तो है ही सही, हम अलग से आपको और पैसा देंगे। अब वो अलग से और पैसा देने के लिए सरकार ने कुछ लग्जरी चीज़ों पे सेस लगा दिया, CESS। अब आप लोग अगर इनकम टैक्स पढ़ के आए हो तो इनकम टैक्स का सेस और इधर वाला सेस कंप्लीटली डिफरेंट है। इनकम टैक्स में भी एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपन पे करते हैं, वो 4% ऑफ टैक्स होता है। मेरी जो इनकम है 10 लाख, उस पर अगर मुझे 30% टैक्स देना है तो 3 लाख के टैक्स के ऊपर 4% और 3 लाख का 4%। यहाँ पे जो सेस है वो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग परसेंटेज है और वो डायरेक्टली किस पे लगता है, ग्रॉस वैल्यू पे। जिस वैल्यू पे जीएसटी लग रहा है उसी वैल्यू पे क्या लग रहा है, सेस। तो ये तो हुए हमारे मेजर कंपोनेंट 4 जो मेन टैक्स है। तो इसको अपन बोलेंगे अब से क्या, टैक्स ड्यूज। और अगले जो 4 चीजें हैं, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर, इसको अपन बोलेंगे अदर ड्यूज। तो अब सर ये क्या है, आप अगर टैक्स पे करने में लेट हो जाओगे तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट। आप कोई कॉन्ट्रोवेंशन करोगे तो क्या लगेगा, पेनल्टी। आप अपने रिटर्न लेट फाइल करोगे तो क्या लगेगा, फीस। और अलग अलग सेक्शंस में फाइनल में पढ़ोगे कि अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कैटेगरी की पेनल्टी आपसे इम्पोज करी जाती है कि आपकी गाड़ी बिना ई-वे-बिल के पकड़ी गई, आपकी गाड़ी ओवरलोड होकर पकड़ी गई, आपके गलत इनवॉइस बनने पे आपसे जो पेनल्टी चार्ज करी जाएगी। तो उसमें से कुछ कैटेगरीज को किसमें पार्ट किया गया है, अदर्स। अब आज के बाद पूरे सिलेबस में अदर्स पे कोई बात नहीं होगी। अदर्स मतलब यूँ समझ लो सर किसी और कैटेगरी का भी कोई चालान वसूला जाता है, लगान है ना, लगान, एक्स्ट्रा लगान, वैसा कुछ लगान हमसे वसूला जाता है जो अभी हमारे लेवल का नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। कब कब लगता है, तेल लेने जान दो। हमें तो यूँ समझना है कि अब जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो उसमें जो टैक्स, जिस चीज़ का हम पेमेंट करेंगे, जो हमें सीखना है किस चीज़ का पेमेंट कैसे होता है, तो पूरा चैप्टर किस में पढ़ेंगे, कैसे। अभी हम समझ रहे हैं किस चीज़ का पेमेंट करना है। तो टैक्स का मतलब होता है 2 अलग अलग कंपोनेंट, टैक्स ड्यूज और अदर ड्यूज। टैक्स ड्यूज में 4 चीजें आएंगी, IGST, CGST, SGST और सेस। और अदर ड्यूज में आएगा इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर। क्लियर है ये बात, ठीक है, ओके। हाँ, विकास भैया को बुला के ला प्लीज। उनको बोल बच्चे को थोड़ी चीटिंग करने दो यार। पॉज कर ले प्लीज। हाँ, और कोई डाउट? चले आगे बढ़े अपन चैप्टर की तरफ चलें। हाँ, सब होता है सब। अब कोई एक एस्पेक्ट याद दिलाने वाली बात, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनका समझना हमारे बाकी के चैप्टर्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और आउटपुट लायबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। 3 चीज़ समझ चुके हैं अपन लोग, ठीक है। पूरा चैप्टर इन 3 लेजर्स के बारे में ही है। हमने मोटा मोटा जो समझ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं कि आप जब अपना GSTR 1 फाइल करते हो तो उसमें आप बता देते हो कि मैंने इतना माल सेल किया है, ये मेरे लिए लायबिलिटी है। सब लोग 1 फाइल करते हैं तो आपका 2B ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। फिर मेन पेमेंट करने के लिए मेन रिटर्न कौन सा होता है, 3B। 3B में आप अपना भरा हुआ खुद वेरीफाई भी करते हो कि यस मेरी इतनी आउटपुट की लायबिलिटी है। फिर आप क्लेम भी करते हो कि यस मेरा इतना इनपुट मैंने खरीदा है, ये मैं क्लेम करना चाहता हूँ, और फिर दोनों को एडजस्ट भी करते हो। अभी अपन बात करते हैं कि जैसे ही मैंने 3B फाइल किया तो 3B फाइल करते ही तो मेरे क्या आ जाती है, लायबिलिटी बुक हो जाती है। तो जितना भी मेरा आउटपुट सप्लाई के ऊपर लायबिलिटी है वो आ जाएगा इस रजिस्टर में कि मेरी लायबिलिटी ऐड हो गई प्लस, ठीक है। फिर वही जैसे ही 3B फाइल करूँगा तो मेरी वो जो इनपुट मैंने क्लेम किया है वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सर लायबिलिटी भी प्लस हो गई, क्रेडिट लेजर में भी ये भी इनपुट भी प्लस हो गया। अब मुझे इनको पेमेंट करना है तो हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, 1 लाख का माल खरीदा, 1.5 लाख रुपए में बेचा, 18,000 का इनपुट था और 27,000 का आउटपुट था।
तो जैसे ही मैं 3B फाइल कर रहा हूँ, मैंने वहाँ लिख रखा है कि माई आउटपुट इज़ 27,000 एंड माई इनपुट इज़ 18,000, तो उसमें 9,000 का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो मैं चालान पे करता हूँ, 9,000 कहाँ आ जाता है, कैश लेजर में। फिर वो सेट ऑफ का बटन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो देखो ये 3B वाला मैकेनिज्म है, 3B के थ्रू ही प्लस हुआ और सेम 3B के थ्रू ही क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। तो ये एक लेजर है। ये तीनों चीज पता है क्या है, लेजर। लेजर क्या होता है सब बताओ, लेजर आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय लेजर? हैंड रेज करके हिंदी में समझाओ, बोल भाई अंशु। हमारे पर्टिकुलर अकाउंट रहता है सर, जैसे क्रेडिटर हो गया तो क्रेडिटर लेजर हो गया हमारा, तो उसकी सारी डिटेल्स रहेगी, उससे कितना माल खरीदा है। तो लेजर एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, रिकॉर्ड, कि आपने 100 पर्टिकुलर मंथ का एक GSTR 3B फाइल किया ना, तो उस 3B के थ्रू इतनी आपकी लाइबिलिटी बुक हुई और उसी 3B के थ्रू वो लाइबिलिटी क्या हो गई, पे ऑफ हो गई। समझ में आया? उसी 3B के थ्रू आपका क्रेडिट प्लस हुआ और उसी 3B के थ्रू आपने उसको क्रेडिट क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो क्रेडिट क्या हो गया, कम हो गया। 3B के थ्रू नहीं, चालान के थ्रू आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कराया और 3B के थ्रू उस पैसे को क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। ठीक है यार, ये तो पूरा सेट ऑफ करना जरूरी है, नहीं तो रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। तो इधर का जो बैलेंस है वो तो क्या रहेगा, हमेशा नील। लेकिन लेजर क्या शो कर रहा है कि कितना आया, कितना गया, किस महीने में कितनी लायबिलिटी कैसे पे ऑफ हुई। ठीक है, ये वाला सर हो सकता है किसी महीने में मेरे पास क्रेडिट ज़्यादा हो तो और आउटपुट मेरा कम हो, तो इधर बैलेंस मेरा बच सकता है। ठीक है, सेम केसेस में यहाँ भी बैलेंस क्या हो सकता है, बच सकता है। तो अगली बार जो हिसाब बनेगा वो ओपनिंग बैलेंस प्लस फिर माइनस और फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो हम जो पूरा मैकेनिज्म सीख रहे हैं वो किसके बारे में सीखेंगे अब, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में और आउटपुट लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में। अगर आप ये अभी तक का पढ़ाया हुआ इंट्रो समझते हो, क्या मुझे समझ में आता है सर आप ये क्या बात कर रहे हो, तो आपको ये वाला चैप्टर और ये वाला सेक्शन बहुत सिंपल लगेगा। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बातें कहेगा। तो पहला सब सेक्शन ये कहता है कि आप जो भी पैसा जमा कराओगे, इंटरेस्ट का, टैक्स का, पेनल्टी का, फीस का, अदर का, सब का सब कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप जो पैसे जमा कराते हो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है। सर कैसे पेमेंट करना है हमें, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा उसका, तो भाई उसका मोड ऑफ पेमेंट मीन्स अब हम ये बात कर रहे हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कराना है, मेरे पेटीएम के वॉलेट में पैसा डालना है, तो कैसे डलेगा भाई, पिगी बैंक थोड़ी सिक्का डालेंगे अपन ऊपर से। तो उन्होंने कहा सबसे पहला क्या है, नेट बैंकिंग। ये थोड़ा एडिटिंग का प्रॉब्लम है, इसको हटाओ। सबसे पहले क्या होगा, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग यूज़ करते हो आप लोग, फोन पे, जीपे इज नॉट नेट बैंकिंग, वो यूपीआई है। जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक का ऐप है, वो मोबाइल बैंकिंग है। वेबसाइट पे जाके आप उस बैंक की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करते हो और फिर जैसे आप पहले बचपन में कंप्यूटर के थ्रू फेसबुक चलाते थे वैसा नेट बैंकिंग चलता है। ठीक है, जो मोबाइल के फीचर्स होते हैं वही ब्राउजर के थ्रू फीचर्स होते हैं, वही बेनिफिशियरी ऐड करना। समझ लो बेनिफिशियरी ऐड करना, नहीं समझते तो एंड्रेस कर लो, कोई टेंशन नहीं, समझाना पड़ेगा क्योंकि यही चैप्टर है हमारा। ठीक है, बाकी सारे बेनिफिशियरी ऐड करना समझते हैं, जो लोग नहीं समझते एंड्रेस करो प्लीज़। हाँ बिंदास, आधे से ज़्यादा वाली हैंड रेस करके रखो, एक्सेप्ट करो कि हाँ हम नहीं समझते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आप छोटे हो, आपके पैसे आपके पास इतने आए नहीं है कि आप ऐसे मोड्स यूज़ करो। ठीक है, ओके, हैंड्स डाउन। पहले आप यूँ समझ लो मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग में क्या फ़र्क है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और आपका जो फ़ोन पे और जीपे है उसमें क्या फ़र्क है। फ़ोन पे एंड जीपे इज़ अ मर्चेंट ऐप, उस मर्चेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, यूपीआई कर रहे हो। इट इज़ जस्ट अ फैसिलिटेटर, वो बैंक नहीं है, वो मर्चेंट है। ठीक है, फिर आते हैं अपन आपकी मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में आप क्या करते हो
कि जिस बैंक में आपने खाता खुला रखा है उसने प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशन बना रखा है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप फंड्स, आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स, स्टेटमेंट चेक करना, एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करना, एफडी वगैरह सब कुछ उस ऐप के थ्रू, जितना अच्छा बैंक होगा उतनी अच्छी ऐप होगी। ये सारे फीचर्स अगर आप उस बैंक की वेबसाइट पे जाके यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ अ इंटरनेट बैंकिंग। क्लियर है? समझ में आया? ओके। तो मेरे पास कोटक का ऐप है, मैं कोटक का दिखाऊं क्या? समझ गए ना तुम? पैसे है ही नहीं, पैसे देखने पहले है कि पैसे नहीं है उसमें। समझ गए तो आगे बढ़े अपन। टाइम वेस्ट मत करो। देखो समझ गए ना चारुल? तू जो नहीं समझो बाहर निकल जाओ, दिमाग यही नहीं सही, सीए क्या बनोगे तुम लोग? ये कोटक का ऐप है, दिख रहा है आपको? इसमें एक एक फीचर पढ़ के बताता हूँ तो आपको मोबाइल बैंकिंग समझ में आएगी। स्कैन एनी क्यूआर, जैसा फ़ोन पे जीपे में होता है। लोन ऑन क्रेडिट कार्ड ऑफर, ये इनका प्रमोशनल है। परचेज म्यूचुअल फंड, अकाउंट एक्टिविटी, प्लस माइनस स्टेटमेंट देखना। फिर इसके बाद ट्रांसफ़र मनी, वन टाइम ट्रांसफ़र, पे टू योर कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर फ़ोन पे ऐप। ठीक है? फ़ोन पे ऐप बहुत छोटी चीज़ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीआई होता है। इसमें यूपीआई के थ्रू बैंक के सब कुछ ट्रांसफ़र, सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है? सेम टू सेम सारे फीचर्स इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करके यूज़र आईडी क्रिएट करके होते हैं। तो यार यहाँ समझ लेना, इनका पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू नहीं होता है। ठीक है? मोबाइल बैंकिंग से मैं जीएसटी का पेमेंट नहीं कर सकता, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता। वो भी कैसे होगा थोड़ी देर में समझाऊंगा, जब अपन चालान वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। फिर अगला है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। हाल फिलहाल सरकार ने क्रेडिट कार्ड को डिसअलाउ कर रखा है, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। फिर है आपका ऑफलाइन में, अच्छा इसमें एक सी पॉइंट और है, सी पॉइंट और लिखेंगे अपन, यूपीआई। इसका ऑप्शन अब आ गया है, यूपीआई भी कर सकते हैं आप। अपनी यूपीआई आईडी डालोगे तो यूपीआई आईडी डाल के ही उस यूपीआई आईडी जिस ऐप के थ्रू जनरेट होगी उस ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोगों ने ऑनलाइन परचेसिंग तो करी होगी ना, आपने रिचार्जेस वगैरह कराए होंगे, बिजली के बिल वगैरह भरे होंगे, तो उसमें सारे ऑप्शंस आते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। हाँ, आप उसमें ज़्यादातर आप उसमें डेबिट कार्ड यूज़ करते होंगे या फ़ोन पे जीपे का ऑप्शन आता होगा तो वहाँ करते होंगे। ठीक है? ओके। अगला ऑफलाइन में समझो। ऑफलाइन में है ओवर द काउंटर। सर ये ओवर द काउंटर क्या होता है कि आप बैंक में फिजिकली जाके कैश जमा करवाते हो, वो है ओवर द काउंटर। नेक्स्ट है आपका आरटीजीएस और एनईएफटी। जीएसटी वाला कोई तुम्हारे लिए पैसे थोड़ी देर में बैठा है, बैंक में जाके जमा कराएंगे। सर कैसे जमा कराएंगे वो सीखेंगे अपन। ठीक है? ये अकेला तरीका है जिसमें आप कैश के थ्रू जीएसटी जमा करा सकते हो, और वो भी मैक्सिमम कितना, 10,000। 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट है तो आप कैश में जमा ही नहीं करा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, एनईएफटी और आरटीजीएस। और अब सर अब ये एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है? क्या हो गया बेटा? यार नेफ्ट का तो मैं भूल गया, नेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है? और आरटीजीएस का याद है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है? अब दोनों में फ़र्क क्या है? नेफ्ट करोगे तो 1 घंटे में बैंक की साइकिल घूमती है, जितनी भी उनके पास नेफ्ट के रिक्वेस्ट आते हैं 1 घंटे में एक साथ सबके फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में जैसे आपने बटन दबाया वैसे ही क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब नेफ्ट और आरटीजीएस करने के तीनों तरीके होते हैं। आप जाओ इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करो ब्राउज़र पे जाके, और वहाँ से नेफ्ट आरटीजीएस करो। आप जाओ अपने मोबाइल बैंकिंग में बेनिफिशियरी ऐड करो, बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद उसको नेफ्ट आरटीजीएस करो। अब इसके लिए क्या होगा कि दोनों केस में आपको गवर्नमेंट का खाता पहले ऐड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अपना खाता नंबर आपको नहीं देती है। अगला जो नेफ्ट आरटीजीएस का पुराना तरीका होता है वो क्या होता है कि आप एक चेक भरते हो,
चेक में लिखते हो योर सेल्फ फॉर NEFT, योर सेल्फ फॉर RTGS, और फिर उसमें पीछे चेक के या उनका बैंक का एक फॉर्म होता है जिसमें आप उस जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है उसकी बैंक डिटेल्स डालते हो और फिर बैंक में जाके वो चेक सबमिट कर देते हो। फिर बैंक वाले आपके चेक के थ्रू इधर से उधर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। समझ में आया? यहाँ पे भी नेफ्ट RTGS होता है, लेकिन सरकार क्या करती है, अपना खाता नंबर खुद एक फॉर्म पे प्रिंट करके देती है। वो फॉर्म आप ले जाओ आपके बैंक में, अपना चेक दो और चेक के थ्रू आपका पैसा क्या हो जाएगा, खाते से खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, डिटेल सीखना हो आपको ये सारी चीज़ें कैसे होती है तो क्लास के बाद रोज़ एक चीज़ सिखा दिया करेंगे अपन क्लास के बाद। ठीक है, हाल फिलहाल सर ये ऑनलाइन था, ये ऑफलाइन था। अरे यार तुम्हारे लिए जान हाजिर है, पैसे ले लेना। अगला एनी अदर मोड और कोई मोड अभी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके थ्रू आप पैसे जमा करा सकते हो। कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब रूल 87। सर ये रूल 87 क्या है? अब हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की डिटेल स्टडी करेंगे तो उसकी डिटेल सारी किस्में लिखी हुई है रूल 87 में। हाल फिलहाल कितना बोला उन्होंने कि आप इम्पॉर्टेंट कि आप है ना ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करा सकते हो इन मोड्स के थ्रू। ठीक है, फिर सेकंड ये अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहाँ से आएगा? क्रेडिटेड बाय सेल्फ असेस्ड ITC। सेल्फ असेस्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2B में वो सिर्फ शो करते हैं, वो ऑटो पॉपुलेट होता है, लेकिन जो वो शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो आप उसको बेस बना के अपने एडजस्टमेंट करके प्लस माइनस करके सेल्फ असेसमेंट क्या करते हो, 3B में क्लेम करते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फर्क क्या है सर दोनों में? मेजर फर्क दोनों में कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो टैक्स के साथ साथ बाकी के अदर ड्यूज भी क्या होंगे, जमा होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सिर्फ और सिर्फ टैक्स ड्यूज जमा होंगे, अदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ ही नहीं सकते। सोचो आपको जो इनपुट मिलेगा वो तो टैक्स का ही मिलेगा ना, IGST CGST और SGST का ही मिलेगा, बाकी सब चीज़ों का तो मिलेगा ही नहीं। तो बाकी सारी चीज़ें तो मतलब कैश में ही पे होती। तो अब वो लेट फीस वाली कहानी सुनाई थी मैंने आप लोगों को कि यार वो एक का रिटर्न लेट हो गया तो उसके 1000-2000 रुपये की फीस चढ़ी। अब वो फीस यूँ कह रहा है अपना तो इतना सारा पैसा जमा पड़ा है, उसका मतलब यूँ था कि अपने पास तो ढेरों लाखों रुपए की इनपुट है, तो अब आप 1000-2000 रुपये मुझसे मांग क्यों रहे हो? क्योंकि सर इनपुट से सिर्फ कौन सा पेमेंट होता है, टैक्स का, बाकी के अदर ड्यूज किससे पे होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। ठीक है, ओके। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा हो रहा था। थर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट अवेलेबल है, मतलब जो आपका बैलेंस है, कैन बी यूज फॉर एनी अमाउंट। एनी अमाउंट से उसका मतलब है आप टैक्स ड्यूज भी जमा करा सकते हो और अदर ड्यूज भी जमा करा सकते हो। लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो सिर्फ क्या जमा हो सकता है, टैक्स ड्यूज। समझेंगे लल्लू बात है कि नहीं है कि कैश लेजर में जो पैसा उससे टैक्स भी जमा होगा, अदर ड्यूज भी जमा होगा। कैश इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा उससे सिर्फ क्या जमा होगा, टैक्स ड्यूज जमा होगा। ठीक है, नाउ अब 5 वाला अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम टेबल यहाँ पे आपकी बना रखी है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC के पहले IGST CGST और SGST, यहाँ पे लग जाएगा हमारा इंसिडेंट का साइन इन एनी मैनर। ठीक है, फिर आता है CGST के पहले यहाँ से चलेगा ये CGST, फिर IGST SGST, पहले IGST पहले SGST और फिर IGST, ये आता है तुम लोगों को। चलाओ आगे बढ़ो। ठीक है, अब 6 बैलेंस। हाँ क्या बनाऊँ? खो गए हम, तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। देखो ना, देख मेरी बात सुन, ये डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तुम यहाँ समझ नहीं पा रहे हो तो वहाँ समझ जाओगे। फिर भी बता देता हूँ, ये हमारा लेजर अकाउंट है, ऐसा बनता है हमारा लेजर अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। ठीक है, तो इसमें जब पैसा जमा होगा तो कहाँ से जमा होगा, सेल्फ असेस्ड ITC। किसके थ्रू,
3B के थ्रू, ठीक है। और क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, टैक्स ड्यूज, तो जमा पेमेंट भी किसका होगा, टैक्स ड्यूज का। तो ये डेबिट और क्रेडिट वाली पोजीशन है कि जमा क्या होगा, टैक्स ड्यूज, पेमेंट क्या होगा, टैक्स ड्यूज। क्लियर है? 1 में सर टैक्स ड्यूज भी, अदर ड्यूज भी, और पेमेंट क्या होगा सर, टैक्स ड्यूज भी और अदर ड्यूज भी। तो पहले 4 सेक्शन इतने लल्लू चीज हैं कि कैश लेजर में क्या जमा होगा उससे क्या पेमेंट होगा, क्रेडिट लेजर में क्या जमा होगा उससे क्या पेमेंट होगा। क्लियर है सर? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कुछ और जनरल बातें। बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर ओनली इन नील रेटेड सप्लाई। अब ये है ना, ये रिफंड, रिफंड ऑफ बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कि आपके पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपको रिफंड हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट लेजर में तो सिर्फ एक ही शर्त में होगा, एक तो नील रेटेड सप्लाई हो और एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो। याद आया? जिसमें आपकी इनपुट की रेट ज़्यादा थी और आउटपुट की रेट कम थी। याद आ गया? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो वॉलेट है ना, आप ही का पैसा है, आपने जमा कराया था, वापस चाहिए, एप्लीकेशन डालो, क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिफंड नहीं होता है, लेकिन 2 शर्तों में हो जाएगा। एक, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तब, या फिर आपके इनपुट की रेट तो 18% है और आउटपुट की रेट कम है 5% है, तो हमेशा डिफरेंस नेगेटिव ही रहेगा। उस केस में भी क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। याद आया? हाँ। अब रिफंड कब होगा? आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज। सारे रिटर्न तुमने फाइल कर दिया हो, सारी तुम्हारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई हो, उसके बाद कुछ भी पेमेंट नहीं निकल रहा, तो क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। मे बी रिफंडेड अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 हमारे सिलेबस में नहीं है कि 54 में जितने भी आपके टैक्स ड्यूज एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सारी जांच पड़ताल करने के बाद क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, हाल फिलहाल ये इतनी सी बात कह रहा है कि आपका बैलेंस रिफंड हो सकता है, फिर हैशटैग लगा दिया उसने, शर्तें लागू। ठीक है। नेक्स्ट 7, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ टैक्सेबल पर्सन। जो हमारी लाइबिलिटी है कहाँ आती है, आउटपुट लाइबिलिटी रजिस्टर में, रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर एज मे प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 85। अब 3 रूल है हमारे, 85, 86 और 87। 85 आउटपुट, 86 आईटीसी वाला इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, 87 आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए। तो ये तीनों रूल हमें पढ़ने हैं डिटेल में। आगे चलते हैं अपन। 7 हो गया। अभी बस सुनते जाओ बेटा, इसका मतलब तुम्हें यूँ लगेगा कि यार ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, बहुत लल्लू सी चीज़। अभी सिर्फ सुनते जाओ, आगे जब इसको समराइज करेंगे ना तो ये सारी बातें बस इसलिए लिखी हुई है कि कोई ये ना कह सके कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत जनरलाइज बातें हैं, जनरलाइज्ड। 8, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। अब यार आएगा कहाँ से, GSTR 3B के थ्रू, और पेमेंट कैसे होगा, वही सेट ऑफ के थ्रू, ड्यूज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, करंट टैक्स पीरियड और एनी अदर अमाउंट पेएबल। तो ये कह रहा है, सीक्वेंस बता रहा है ये आपको किस चीज़ का, कि आउटपुट लाइबिलिटी रजिस्टर में जो आपकी लाइबिलिटी बुक हुई है ना, उसको आपको पेमेंट करना है। तो किस सीक्वेंस में पेमेंट करोगे, कि सबसे पहले तो आप पुराने ड्यूज पे करो, जो टैक्स पीरियड के रिटर्न्स के आपके ड्यूज बाकी हैं पहले तो वो पे करो, फिर करंट पे करो, और उसके बाद क्या पे करोगे आप, डिमांड एंड पेनल्टी अगर कुछ रेज हुई है तो वो। ये सिचुएशन क्यों आई लिखने जैसी, क्योंकि समझो आज मेरी कोई गाड़ी पकड़ ली और मेरी गाड़ी पकड़ी उन्होंने, तो अब वो कह रहे हैं कि इतनी डिमांड पे करो, इतना पेनल्टी पे करो। ठीक है, अब जब मैं पे करने गया तो उन्होंने देखा कि यार तुमने तो 3 साल से रिटर्न ही फाइल नहीं किए, तो तुम्हारी तो 3 साल की लाइबिलिटी बाकी है। मैंने कहा यार छोड़ो ना सर, अभी ये जो आपने गाड़ी पकड़ी है इसका रिटर्न, इसके डिमांड और इसकी पेनल्टी पे कर लो आप, ये गाड़ी तो छोड़ो। कि नहीं हो सकता, लाइबिलिटी रजिस्टर में जो लाइबिलिटी आप पे करोगे तो सबसे पहले क्या पे करनी पड़ेगी, पुराने प्रीवियस टैक्स पीरियड के ड्यूज पे करने पड़ेंगे, फिर करंट के पे करने पड़ेंगे, उसके बाद अगर कोई डिमांड एंड पेनल्टी है तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। समझ में आया? नहीं, तब तक आप डिमांड पेनल्टी पे नहीं कर सकते जब तक आपके पुराने पाप धुल नहीं जाते। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब ये कह रहा है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स ये एक टेक्निकल टर्म है
जिसको गहराई से समझने जाओ तो बहुत टाइम लगता है, और ऊपर ऊपर से समझो तो 1 मिनट में समझ में आ जाता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब आईटीसी, आईटीसी टेक्निकली भी समझाऊंगा कि आईटीसी आपको कब मिलेगा, कि जब मैं टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा तब। मींस अब टेक्निकली समझते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस का यहाँ पे मतलब है भार, भार, बोझ। इंसिडेंस ऑफ टैक्स कब आपके ऊपर जाएगा, जब मैं टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। थोड़ा और स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, कब माना जाएगा कि तुमने टैक्स पे कर दिया, जब तुमसे कलेक्ट किया हुआ टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा तब। वापस बोल रहा हूं, ये वाली लाइन वापस बोल रहा हूं, इसको थोड़ा याद रखना, अगली लाइन में क्लियर हो जाएगा। कब माना जाएगा कि तुमने टैक्स पे कर दिया, जब वो टैक्स जो मैंने तुमसे कलेक्ट किया था वो मैं गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा तब। इसको और क्लियरली बोलते हैं कि आपको आईटीसी कब मिलेगा, आप आईटीसी के हकदार कब हो, जब मैं टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा तब। समझ में आया कि नहीं आया? मींस हम कहते हैं ना सर, बर्डन ऑफ टैक्स इसमें किसी और के ऊपर आ जाता है, तो बर्डन आपके ऊपर आ गया, कब माना जाएगा, जब मैं टैक्स जमा करा दिया तब। आप ये रोना नहीं रो सकते कि सर हमने तो टैक्स दे दिया ना, हमारी क्या गलती है, हमें तो इनपुट मिलना चाहिए ना, हमें तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो आप, अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो इंसिडेंट ऑफ टैक्स पास ही कब होगा, जब सप्लायर ने जो आपसे टैक्स कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को जमा करा दे तब। सर उसने चालान जमा करा दिया, उसने अपने कैश लेजर में जमा करा दिया, सर उसका बस रिटर्न फाइल होना बाकी है, नहीं। जब तक कि उसके खाते से पैसा निकल के गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में नहीं आ जाता, तब तक की इंसिडेंस ऑफ टैक्स नहीं पास ऑन होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, ओके। नाउ 10 वाला प्रॉब्लम, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो रेज हुई थी, मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि यार अब हम रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, तो हम क्या कह रहे थे कि पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो मैंने 3-3 हज़ार रुपये पेनल्टी के सेक्शन में जमा करा दिए। फिर बाद में पता पड़ा इसको पेनल्टी तो वो दूसरी चीज़ को बोलते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं, वो फीस बोलते हैं। तो फिर मुझे वापस से 3-3 हज़ार रुपये कहाँ जमा कराने पड़े, फीस में जमा कराने पड़े, है ना। तो मैंने 3 और 3 6 यहाँ जमा कराए, और 3 और 3 6 यहाँ जमा कराए। टोटल 12,000 का मेरा क्या लग गया, फटका लग गया। अब चलो 6 तो जमा कराने ही थे, एक्स्ट्रा 6 लग गए ना। अब उसको मुझे क्या करना चाहिए, रिफंड लेना चाहिए। फोकट की कहानी बड़ी कि नहीं बड़ी? रिफंड लेने के लिए क्या कह रहे हो तुम, कि सारे ड्यूज तुम्हें क्लियर करने पड़ेंगे तब तो रिफंड जाएगा। तो मतलब ये पहले वाले 6 तब तक नहीं मिलेंगे जब तुम फीस में 6 जमा करा के फीस पे ना कर दो, तब तक, है कि नहीं? अगर ये तो बेवकूफ़ी लगी मेरे को बहुत बड़ी। मैं पैसे आपको दे चुका हूँ, बस गलत खाने में जमा करा दिया मैंने कर्सर गलत जगह क्लिक कर दिया, पैसा तो तुम्हारे ही खाते में पहुँचा ना, पर तुम मान नहीं रहे हो, मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो। मतलब यूँ कह रहे हो कि ये पैसा तूने मेरे इस जेब में दे दिया है, इस जेब में तो देना ही नहीं था, तुझे तो इस जेब में देना था। मेरा ठीक है, ये वापस करो, मैं दे देता हूँ इस जेब में, ये भी नहीं करूँगा। जब तक इस जेब में पैसा नहीं आएगा, यहाँ से रिलीज होगा नहीं, तो तुम पहले वापस से इस जेब में पैसा दो, तब जाके ये निकाल के दूंगा। सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अब जीएसटी आने के 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल बाद उनको समझ में आई कि ये बेवकूफ़ी है, तो उन्होंने अब नया अमेंडमेंट दिया, ये 10 वाला, कि अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप इस जेब से पैसा उस जेब में अपने आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आप हमें कमांड दे दो कि जो मेरा पैसा पेनल्टी में पड़ा हुआ है उसको प्लीज़ फीस में ट्रांसफ़र कर दो, जो फीस में पड़ा हुआ है उसको टैक्स में ट्रांसफ़र कर दो, जो टैक्स में पड़ा हुआ है उसको इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए सिर्फ, क्रेडिट लेजर में तुम्हारे बाप का राज नहीं। क्या है, जीएसटी का पैसा प्लीज़ सीजीएसटी में ट्रांसफ़र कर दो ना। अच्छा, वो तो सरकार का अधिकार है, आईजीएसटी उनका अधिकार है, सीजीएसटी उनका अधिकार है, एसजीएसटी इनका अधिकार है, वो नहीं कर सकते। लेकिन जो कैश तुमने कैश लेजर में जमा करा रखा है वो पैसा तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। अब हम पहले बेवकूफ़ी करते थे कि पहले रिफंड लो फिर जमा कराओ, पहले जमा कराओगे तो फिर रिफंड देंगे, ये नाटकबाजी अब नहीं है। आपके एक सेक्शन में पैसा जमा करा है तो उसको इंटर हेड हम ट्रांसफर करने का आपको ऑप्शन देते हैं, वो ट्रांसफर का बटन पिछले सिलेबस से आ गया है, ठीक है। अब जब आप वो ट्रांसफर का बटन दबाते हो, एक साइड से दूसरे हेड में पैसा ट्रांसफर करते हो, तो ये ट्रांसफर को भी इक्विवेलेंट माना जाएगा कि आपने पैसा क्या कर दिया, जमा करा दिया। समझ में आया? तो 9 और 10 नाउ
a registered person can inter-transfer any amount within electronic cash ledger. Such transfer in subsection test is equal to deposit in electronic cash ledger. ये अब जाके हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ नहीं, अभी एक 12वां और है, 12 भी है। 12 ये भी नया अमेंडमेंट, ये आपके इसमें है। इससे पहले ये लागू हो चुका था, इनकी बत्ती बाद में जली कि यार ये अमेंडमेंट हमें करना चाहिए। ये कौन सा? ये अमेंडमेंट है आपका रूल 86B के लिए, याद है कि किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कोल्ड कॉफी बोलने ही वाला था लेकिन तुमने पहले आंसर दे दिया, ठीक है, वेरी गुड। कि अगर आपका टर्नओवर एक महीने में 50 लाख से ज़्यादा है तो आप उस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सिर्फ 99% तक ही कर सकते हो, 1% तो आपको कैश लेजर से पे करना ही पड़ेगा। तो यार अभी तो तुमने बोला कि मैं क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर सकता हूँ टैक्स ड्यूज का, फिर अब तुम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो उन्होंने फिर अमेंडमेंट कर दिया कि ठीक है कि सरकार चाहे तो आपको एक परसेंटेज बता सकती है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन बना सकती है कि जितना आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर सकते हो आफ्टर सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, तो उन्होंने लगा रखी है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग ब्ला ब्ला, सरकार ने कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ हो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफाई maximum proportion of output tax to be discharged from electronic credit ledger under such conditions and restriction. तो रूल 86B मैंने बता दिया, 1% to be paid in cash if turnover is more than 50 lakh in a month. क्लियर, याद आ गया? ओके, अब इनके कुछ एक्सप्लेनेशन कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स कब माना जाएगा कि आपने टैक्स जमा करा दिया? जिस दिन वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में, ये ऑफ है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार जब आप ये NEFT RTGS के थ्रू करते हो ना, तो इसमें क्या होता है कि चेक को क्लियर होने में टाइम लग जाता है। अब चेक को क्लियर होने में टाइम लगा तो आपके खाते में से तो पैसा कट गया मान लो, लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं तो, और उस दौरान अगर डेट निकल गई, ड्यू डेट वगैरह निकल गई तो लफड़ा पड़ जाएगा। तो सर आपने 11 तारीख का चेक बनाया और वो उधर पहुँच रहा है 14 तारीख को, तो पेमेंट कब माना जाएगा? 14 को माना जाएगा, और 14 को पेमेंट माना जाएगा तो 14 को ही आप रिटर्न फाइल कर पाओगे, तो फिर आपकी क्या लग जाएगी? लेट फीस वगैरह भी लग जाएगी। समझेंगे नहीं? आपके खाते से पैसा निकलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने चालान भर के सबमिट कर दिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप चालान बैंक में डिपॉजिट कराए थे इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उनका लंच हो गया, उन्होंने अपने पास टेबल पे रखा रहने दिया, वो भूल गए ट्रांसफर करना, अब 10-15 दिन बाद ट्रांसफर हुआ, तो जब खाते में पैसा पहुंचेगा तभी पेमेंट ऑफ टैक्स माना जाएगा। क्लियर? सब तुम पे करोगे, बैंक वाले कुछ भी पे नहीं करेंगे, ठीक है? यस, हेलो, मैं क्लास और दी एक्सप्रेशन को तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। यहाँ देखो, ये एक्सप्रेशन को तो मैं समझा ही चुका हूँ कि टैक्स ड्यूज का मतलब क्या है? IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस। और यहाँ पे ये गलत है, अदर ड्यूज मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट। ठीक है, कंप्लीट। अब ये सेक्शन जो कंप्लीट हुआ इसको एक ओवरव्यू की तरह समझो तो जल्दी समझ में आएगा। सेक्शन बहुत लल्लू है, आपको सिर्फ इसके सबसेक्शन के नंबर याद रखने हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स अलग, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर अमाउंट अलग, यहाँ से भी सेस हट जाएगा। अब देखो ये तीन सबको दिख रहे हैं, किसी को रिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं आ रहा? दिख रहे हैं सबको? ठीक है। अब इसको एक अकाउंट की तरह अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी रजिस्टर और कैश लेजर। अब आप इन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट भी आपको समझने पड़ेंगे ढंग से, थोड़ा अकाउंटिंग वाले में। अकाउंटिंग आती है आप लोगों को? हाँ, ये रही छोटी मोटी अकाउंटिंग, दिख रहा है सबको? ये तो नहीं आ रहा? असेट हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। डन। अब ये अकाउंट हमारे ये लेजर कौन मेंटेन कर रहा है? हम कि गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। कौन जमा करा रहा है? गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है ना, तुम थोड़ी तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो। कौन मेंटेन कर रही है? गवर्नमेंट। तो हमें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। मीन्स अगर मैं मेरे कैश लेजर में पैसा जमा करा रहा हूँ तो मेरा पैसा उनके पास जमा है तो मेरे लिए क्या है? असेट। उनके लिए क्या है? लायबिलिटी। उनके लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए असेट है।
तो मैं पैसा जमा कराता हूँ, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, उनके लिए लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ देखो, ये जब जब उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी वो कहाँ लिखेंगे, एरो क्रेडिट में, एरो क्रेडिट में। तो समझना वन बाय वन। पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को समझाते हैं कि यार यहाँ पे पैसा कब कब क्रेडिट होगा, कि GSTR 2B में जो शो हुआ उसको आप 3B के थ्रू क्लेम करोगे तो वो टैक्स ड्यूज आपके खाते में आगे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ये क्रेडिट हो जाएंगे तो मतलब आपका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ये एरो ये शो करता है। तो अब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कौन आके क्रेडिट हो गया, टैक्स ड्यूज क्रेडिट हो गया। क्लियर, ओके। फिर आप GSTR 3B फाइल करोगे, तो GSTR 3B फाइल करोगे तो उसमें अपना आउटपुट सप्लाई सब वेरीफाई कराओगे ना कि सर ये मेरा आउटपुट है, इतना मेरा इनपुट IGST, CGST और SGST, और सर सॉरी मैं लेट हो गया जमा कराने में तो ये मेरा इंटरेस्ट है, सॉरी सर रिटर्न भी लेट फाइल कर रहा हूँ तो ये मेरी क्या है, लेट फीस है, सॉरी सर मेरी से ये गलती हो गई तो ये मेरे ऊपर आपने पेनल्टी क्या करी है, थोपी है। तो ये सारी चीज़, अब देखो आपके लिए जो लाइबिलिटी है उनको तो आपसे पैसा लेना है, तो उनके लिए तो क्या है, असेट है, तो उनका तो असेट इंक्रीज होगा। तो GSTR 1 के थ्रू उनका ये असेट का लेजर इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। दो चीज़ों के लिए वो डेबिट कर रहे हैं, एक टैक्स ड्यूज और एक आपका अदर ड्यूज। ये सेस इन्होंने गलती से अदर ड्यूज में लिख रखा है, ये हमेशा उठ के कहाँ जाएगा, टैक्स ड्यूज में आ जाएगा, अदर ड्यूज में नहीं आएगा। क्लियर, तो ये दोनों की वजह से ये अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका असेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किस में, GSTR 1 की वजह से। ठीक है, यहाँ किसकी वजह से, 3B की वजह से। क्लियर, ओके। अब आप 3B में ही क्या करना चाहते हो, सेट ऑफ करना चाहते हो। सेट ऑफ करने गए तो सेट ऑफ का बटन एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि आपके कैश लेजर में पैसा क्या है, कम है। अब कैश लेजर में पैसा जो कम है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। अब आप पैसा जमा करा रहे हो, आपके लिए असेट है, उनके लिए क्या है, लाइबिलिटी। उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या करेंगे वो, क्रेडिट। तो जनरेट चालान, पैसे कैसे जमा कराओगे, चालान के थ्रू जमा कराओगे तो टैक्स ड्यूज और अदर ड्यूज आके जमा हो जाएंगे, आपका बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा जिगजैग चल रहा है, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा और यहाँ बढ़ा। ठीक है, अब कम होगा क्योंकि सर अब पर्याप्त पैसा सब जगह आ चुका है। अब आप सेट ऑफ का बटन दबाओगे, जैसे ही सेट ऑफ का बटन दबाओगे आप, तो आपको मेन तो ये लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है ना, बेस तो यही है। क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर में कितना ही पैसा पड़ा हो, सेट ऑफ कर क्यों रहे, क्योंकि सर हमारे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी। तो अब आपको ये लाइबिलिटी कैसे पे करनी है कि जो टैक्स ड्यूज की लाइबिलिटी है वो कैसे पे होगी, वो पहले तो पे होगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, अगर उसमें पर्याप्त पैसा है तो। नहीं है तो फिर कहाँ से एडजस्ट होगा वो, कैश लेजर से। समझ में आया। लेकिन जो अदर ड्यूज की लाइबिलिटी है वो तो क्रेडिट लेजर में तो वो कॉलम्स ही नहीं होते, तो वो कहाँ से एडजस्ट होगी, ओनली एंड ओनली कहाँ से, कैश लेजर। अब वहाँ से वो एडजस्ट हो रही है तो ये रेस्पेक्टिव अमाउंट उनके लेजर्स में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से तो सिर्फ क्या कम होगा, टैक्स ड्यूज, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से तो क्या क्या कम होगा, सर टैक्स ड्यूज भी कम होंगे और अदर ड्यूज भी कम होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करें, सर ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। सर ये क्यों लिखा हुआ है, इसको अभी समझते हैं अपन। इधर जा भी तो नहीं रहा। यहाँ देख, ये जो सेट ऑफ की एंट्री होगी ना, सेट ऑफ की एंट्री कैसे होगी कि गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप लोग असेसीज हैं, तो आपके लिए जो लायबिलिटी है मेरे लिए क्या है, असेट। ठीक है, और अब मुझे आपसे क्या लेना है, पैसा लेना है। तो मेरे पास पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है कि मेरे पास एक तो पैसा आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से,
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर अकाउंट। ये एंट्री किससे होगी? सिर्फ टैक्स ड्यूज से। और अगर अपन अपना एक्सटेंडेड एग्जाम्पल वाला लें तो ये एंट्री कितने से होगी? 18,000 और 18,000 से। समझ में आया? हाँ, तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके देखो ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या लिखा हुआ है? पोस्टिंग करेंगे ना अपन, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है मेरा, तो ये डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में अपन क्या लिखेंगे? टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, सेम चीज। अब सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 2 पेमेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? सर अब उसके लिए एंट्री होगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। और यहाँ पे सर सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग टैक्स ड्यूज थोड़ी होंगे, टैक्स ड्यूज के साथ साथ क्या होंगे? अदर ड्यूज भी होंगे। तो टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अब वापस से वही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके क्या लिखूंगा? टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। दिख रहा है आपको? टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज। इस तरीके से मेरा मैकेनिज्म चलेगा। ये बैलेंस इंक्रीज हुआ, ये चालान के थ्रू बैलेंस इंक्रीज हुआ। ये जो बैलेंसेस इंक्रीज हुए थे ये इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर से सेट ऑफ करने में क्या आ गए? काम आ गए। ये इंक्रीज हुआ, इसका बैलेंस इंक्रीज हुआ बेटा, इसका बैलेंस इंक्रीज हुआ किसके थ्रू? GSTR 1 के थ्रू। 1 भी लिखो यहाँ पे और 3B भी लिखो, क्योंकि 1 में तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स ड्यूज इंक्रीज होता है, अदर ड्यूज तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कहाँ होता है? 3B में इंक्रीज होता है। तो अब ये बैलेंसेस इंक्रीज हुआ, ये और ये यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और ये कहाँ इंक्रीज हो रहा है? डेबिट साइड, क्योंकि ये दोनों उनके लिए क्या है? लाइबिलिटी, और ये उनके लिए क्या है? असेट। और अब बेटा पेमेंट कैसे हो रहा है? वापस से जिगजैग, यहां से बैलेंस निकलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां से बैलेंस निकलेगा और यहां पहुंचेगा। वो जो अकाउंटिंग में आप लेजर अकाउंटिंग करते हो सेम टू सेम वैसे ही। समझ में आया? और आपके अब ये सेक्शन 49 का पूरा ओवरव्यू देखो। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए हमने 3 सबसेक्शन रखे हैं उसमें। क्या पहला सबसेक्शन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर किस किस के थ्रू क्या होगा? क्रेडिट। ये दिख रहा है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के एक तो क्रेडिट, फिर डेबिट, फिर बैलेंस रिफंड। तो क्रेडिट का लिखा हुआ है 1 में, क्या आप पैसे जमा कराओगे? ये आपका सबसेक्शन 1। ये आपका सबसेक्शन 1, क्या आपने पैसे जमा करा है। फिर सर वो जो पैसे जमा हुआ है उससे हम पेमेंट करेंगे, डेबिट होगा। वो कहाँ लिखा हुआ है? सबसेक्शन 3 में, क्योंकि जमा कराने का 1 और जमा कराने का 2। 1 है कैश लेजर का, 2 है क्रेडिट लेजर का। अब पैसे निकलवाने का, ये तो जमा हो गया, अब निकलवाने का 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। पहले 2 क्रेडिट फिर 2 डेबिट, पहले कैश लेजर और फिर क्रेडिट लेजर। अब जो निकलेगा वो डेबिट, ये रहा 3 वाला, ये रहा 2 वाला और ये रहा 4 वाला। ठीक है, और अगर आपको बैलेंस रिफंड चाहिए तो दोनों के लिए सेम है 6। ठीक है, 5 सर 5 किसका था? मैनर ऑफ यूटिलाइजिंग ITC। तो ये जो चार्ट बना है ना, ये किस लिए है? आपके सबसेक्शन याद कराने के। 5 किसका है कि ITC कैसे आप यूटिलाइज करते हो उसका। तो 1 किसका निकला? सर कैश लेजर में डेबिट, सॉरी सर क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट मेरे मुंह से भी गलत ही निकलता है, हमेशा सोच के ही बोलना। आपको पता है क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी। तो पहला 1 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट, 2 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट, 3 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट, 4 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट। डन। 5 मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, 6 बैलेंस रिफंड। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर अब चालू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पहले क्रेडिट था, यहाँ पहले डेबिट है 7 में, दोनों चीज़, टैक्स ड्यूज भी और अदर ड्यूज भी। फिर इसका क्रेडिट, क्रेडिट में पहले किससे होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, फिर किससे होगा? कैश लेजर से। तो 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और 6 दोनों के लिए। डन। तो यहाँ ऊपर 3 है,
यहाँ पे 4, 7 और 8 किसका है, लाइबिलिटी। 9, 10, 11, 12 जनरल। 9, 10, 11, 12 किसका है, 9 वाला इंसिडेंस ऑफ टैक्स कब पास होगा, जब पेमेंट किसको पहुंच जाएगा, गवर्नमेंट को। 10 इंटर ट्रांसफर क्या है, अलाउड है। 11 इंटर ट्रांसफर को डिपॉजिट ही माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इंटर ट्रांसफर अलाउड है, उसको डिपॉजिट माना जाएगा। 12 99% वाला 86B का रूल, ट्रांसफर मैक्सिमम पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर 99%। क्लियर, ये सेक्शन 49 आपका कंप्लीट हुआ। अब कल हम चालान क्रिएट करना सीखेंगे और फिर पेमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, बाय टाटा, सी यू।